समझते हैं कि जिन परिवारों में स्त्रियों की थोड़ी थोड़ी भूमिका है उत्पादन के साधनों में पुरुषों के साथ, वो इतनी कमजोर नहीं है। वो लतियाती भी हैं, वो धकियाती भी हैं, मारती भी हैं, वो डांटती गरियाती सब करती हैं। बावजूद इसके वो एक कंपनी का प्रचार है ना, किसी टेढ़ा है पर मेरा है। तो जो भी है, कोई दूसरा करेगा तो दूसरा कैसे कर सकता है। यहां से जाकर की चीजों को देखना पड़ेगा। और ये उपन्यास 1977 में 1977 के हिंदुस्तान की जो संरचना है, हिंदुस्तान का जो आर्थिक विकास है और हिंदुस्तान में प्रगतिशील आंदोलन जिस तरीके से काम कर रहा है, उससे 20 साल बाद चीजें बहुत तेजी से बदल जाती हैं। आखिरी दशक तक, 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक तक आते आते हिंदुस्तान की जो संरचना है और जो सामाजिक समझदारी है, उसमें एक परिवर्तन, ड्रामेटिक परिवर्तन आ जाता है। तो 77 में जो उपन्यास मंजुल भगत का अनारो है, अनारो की एक बेटी भी है जिसकी बड़ी मुश्किल से वो शादी करती है, उसका नाम है गंजी। और अनारो एक यादगार चरित्र है। 20 साल बाद उसी चरित्र को दोबारा विकसित करते हुए एक दूसरा उपन्यास, अपने जीवन का आखिरी उपन्यास जो उनका प्रकाशित है, वो गंजी लिखती हैं, जिसमें सारे चरित्र वही हैं, लेकिन समय बदल गया 20 साल बाद। जो मेरी सीमित जानकारी, उसके हिसाब से मुझे कोई दूसरा उदाहरण अभी नहीं इस तरीके से मिला है कि इतने लंबे अंतराल के बाद किसी एक पात्र ने लेखक को इतना हॉन्ट किया हो कि वो 20 साल के बाद किसी पात्र को फिर से डेवलप कर रहा। तो वो जो अनारो है, जो अशिक्षित है, जो थोड़ा और आजादी के दौर के दौरान जिसकी पैदाइश हुई और फिर वो पली बढ़ी है, जो अपने पति के तमाम चीजों के बावजूद उसे इस तरह की विद्रोह नहीं कर पाती कि उसे पूरी तरह से बाहर कर दे। उसकी बार बार इच्छा है कि वो करे, लेकिन वो पति को बार बार बुलाने के लिए जुगत कर रही है। वो दिल्ली से बंबई चली जाती है अपने पति को लिवाने के लिए, वो कहीं और चला जाता है तो उसको लिवा आती है। लेकिन उसकी बेटी गंजी है, वो 20 साल के दौरान स्त्री और भारत का सामाजिक और आर्थिक संदर्भ बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, तो वो ये कि यही कि एक स्त्री एक विवाह के बावजूद एक पुरुष दूसरी जगह चला जाए। और ये मैं इसको बहुत सैद्धांतिक तौर पर आपत्तिजनक नहीं मानता हूं विवाहेतर संबंधों को, क्योंकि बहुत बार वो भावनात्मक जरूरतों से पैदा होते हैं, कई बार उनकी भौतिक परिस्थितियां होती हैं, इसलिए उसे नैतिकता की निगाह से न देखने के बावजूद इस तरीके से भी एक जरूरी सवाल है कि यदि किसी भी तरह की कमी नहीं है, लेकिन आदतन जो 90 के बाद हमारे देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन होता है, हम एक तरह का एक पूंजीवादी न सिर्फ आर्थिक मॉडल एडॉप्ट करते हैं, स्वीकृत करते हैं, बल्कि वो हमारी मानसिक संरचना और हमारे सांस्कृतिक चीजों में भी इंटरवीन करता है। तो जिसे आजकल एक शब्द चलता है बहुत, बॉडी काउंट, तो कई बार वो बॉडी काउंट जो आप कर रहे होते हैं, जिसमें कोई भावनात्मक जरूरत नहीं है, जिसमें कोई आर्थिक, जिसमें कोई सामाजिक सुरक्षा की और जिसमें इस तरह कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक मनोविकार की तरह मौजूद है, उसे भी काउंटर करना इसी समय का एक जरूरत है। तो गंजी जो लड़की है, उसके भी उसका पति दूसरे के साथ चला जाता है, वो सारा काम कर रही है, लेकिन वो अपनी मां अनारो की तरह नहीं है। वो बहुत सारे विद्रोही वाक्य बोलती है, वो बहुत इस तरह की बात कहती है कि उसको छोड़ देंगे। वो वकील से भी बात करती है और वो अपनी मां से भी सवाल करती है कि बापू जब दूसरी स्त्री के पास चला गया तो तूने उसे छोड़ क्यों नहीं दिया? पर इसका कोई जवाब नहीं है। ये अन्य लोगों के पास अपनी तरीके से जवाब हो सकते हैं, लेकिन वहां वो जरूरत, वो एक खालीपन है। लेकिन जो गंजी, वो बार बार इस तरह की जुगत, लेकिन छोड़ा उसने भी नहीं और आखिर तक खींच लिया है। इस बीच में जो परिवर्तन है वो ये कि जो अनारो अपने पति के लिए जोड़ जुगत कर रही थी, वो बेटी के पति को वापस बुलाने के लिए वो देवी मैया की शरण में चली जाती है, जिसके जीवन में कोई ऐसा आधार नहीं रहा जिससे कि वो धार्मिकता की शरण में जाए, ईश्वर की शरण। अच्छा, तो
वो ईश्वर की शरण में चली जाती है। अब उसे ये लगता है कि अगर देवी मैया चाहेंगे, उसमें एक आध कोई बाबा टाइप के भी आदमी आ जाते हैं कि जो मंत्र फूंक के दे रहे हैं कि ये चीज मंत्र फूंक करके अपने पति को खिला दो तो वो 7 सौतंस को भी छोड़ करके तुम्हारे पास चला है। तो जो सामाजिक संरचना है और जो गरीबी है और जो सामाजिक विसंगति को दूर करने के लिए हमने संस्थाएं बनाई है, उन संस्थाओं से हिंदुस्तान का, उत्तर भारत का, हिंदी प्रदेश का, जो हिंदी की बात कर रहे हैं, तबका एकदम निराश और हताश हो जाने के बाद उसके पास ईश्वर के इस तरह के जादुई करतब के, चाहे वो झूठा ही सही, उसके शरण में जाने के अलावा दूसरा क्या रास्ता हमारी आधुनिकता ने छोड़ा है। तो सो कॉल्ड जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, वो उसकी पड़ताल की जाए कि वो स्त्री को किस तरीके से देख रहा है। मेरी समझदारी ये है कि भारतीय समाज, एक तो स्त्री के प्रतिरोध के अध्ययन के बारे में भी आप इतिहास में जाएंगे तो वो कोई एक यूनिट की तरह नहीं देख सकती, कोई एक फार्मूला नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग मैत्रेयी, गार्गी और तमाम इस तरह के चरित्रों का वो कहेंगे कि भारत में इतना सारा स्पेस था कि वो बहस कर सकती थी, लेकिन इतिहास के विकास को आप देखेंगे तो अलग अलग समयों में ये संरचना अलग अलग तरीके से काम करती है। बहरहाल, लेकिन मोटे तौर पर यह है कि यदि स्त्रियों को लेकर के इस तरह का एक उनको जेंडर कैपिटल समझने की कोशिश रही है, कि प्रैक्टिस रही है, तो उसका प्रतिरोध करने की भी एक प्रैक्टिस नहीं है। आज भी भारतीय समाज में जो सामंती समाज था, उसमें एक पुरुष की कई प्रेमिकाएं या कई विवाहेतर संबंध हो सकते थे, लेकिन सामाजिक रूप से यह शेखी बघाड़ने की चीज नहीं रही है। आप दांत निपोर के, आंख चुरा करके ही इन चीजों का सामना कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे हम सो कॉल्ड आधुनिकता, कैपिटलिस्टिक मॉडर्निटी के दायरे में आए, तो वो स्त्री मुक्ति के नाम पर वो उत्पाद की तरह। अब आपके पास यदि 5 स्त्रियों से आपके संबंध हैं तो ये आपके लिए शेखी का सवाल हो सकता है, लेकिन ये पारंपरिक समाज में इस तरीके से नहीं रहा है। यद्यपि यथार्थ बहुत चलायमान, बहुत गतिशील है, बहुत द्वंद्वात्मक है, एक बहस है, लेकिन उस बहस से जो हमने पब्लिक स्फीयर में जो दबाव बनाया है, जिसको कहते हैं जो मूल्यबोध पैदा किया है, वो कम से कम इस बात की इजाजत नहीं देता। लेकिन इस समाज में अब हम खुल के आराम से बहुत सारे लोग कहते रहते, कह सकते हैं, तो इस चीज की पड़ताल करनी होगी कि ये जो स्त्री मुक्ति है उसका क्या संबंध है। और जब हम मैं बस 5 मिनट, और जब हम इस पूंजीवादी, और ना तो ठीक से पूंजीवादी भी नहीं है, अभी तो हम पिछड़ा पूंजीवादी या ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि अर्ध सामंती है, और पूंजीवादी बहुत सारे मूल्यों पर परिवार के सिलसिले में हम सामंती व्यवहार करते हैं, और जब हमको अपनी अय्याशी के बारे में और अपनी पूंजी के बारे में बात करनी होती तो हम कैपिटलिस्टिक हो जाते हैं। तो हम एक मिले जुले समाज में जो रह रहे हैं, यह समाज जो पूंजीवाद घोषित तौर पर जाति के जो धार्मिक संरचना के विनष्ट होने के बाद पैदा होना था, वो धीरे धीरे इन सब चीजों को पालता हुआ पैदा हुआ है। वो स्त्री को एक ऐसे मॉडल की तरह, एक ऐसे प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा है जिसका सिर्फ उपभोग किया जा सकता है बहुत सारे आकर्षक तरीकों से। लेकिन हिंदुस्तान का की जो पारंपरिक समझदारी है वो इससे अलग है। विवाह के मौके पर जो गालियां गाई जाती हैं, उनमें से अधिकांश गालियां, मेरा अनुमान है कि वो स्त्रियों ने रची है। स्त्रियों की इच्छाएं और आकांक्षाएं जिनके लिए समाज बहुत स्पेस नहीं देता, वो उन मजाक में और तंज में और गालियों में सांस्कृतिक रूप से प्रकट होती है। तो एक गाली है जो राम जी को संबोधित करके है। उनकी ससुराल में राम जी से पूछे ली मिथिला के नारी, बता दा बबुआ लोगवा देत काहे गाए। तो उसमें एक लाइन है, राजा दशरथ कैलन बड़ी होशियारी, एकटा मर्द पे 3-3 गो नारी। तो जो राम है और जो राम के पिता हैं, वो भी इस तंज से बचे नहीं है, और इसका पाठ करेंगे तो ये
बहुत संभव है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले 200-250 सालों की उत्पत्ति के दौरान हुई होगी कि जब ये हमारा समाज इस बात को लेकर के ज्यादा से ज्यादा दृढ़ हुआ होगा कि एक नैतिकता, सामंती अर्थों में नैतिकता नहीं, लेकिन एक समाज को चलाने के लिए कुछ तो नियम आपके पास चाहिए। सिर्फ पशुवत समाज नहीं हो सकता है, आप उसका आधार चाहे जो बनाए। तो ऐसे समाज में ये बनी होगी गाली जिसमें ये होगा कि 3 नारियां हैं, ये एक तंज का विषय है, ये स्वाभाविक विषय नहीं है, और राम जी को संबोधित है, तो बाकी लोगों के बारे में क्या। तो